गुड मॉर्निंग गाइस। सो गाइस, हमने मई की मैगजीन कर रहे थे जिसमें हमने पॉलिटी को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में भी हम फर्स्ट 2 टॉपिक्स उसके कर चुके हैं, जिसमें हमने इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट पढ़ा था और इंडिया ताइवान के रिलेशंस पढ़ा था। आज हम अपना थर्ड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज इंडो नेपाल टेरिटोरियल डिस्प्यूट। रिसेंटली क्या है, नेपाल ने अपना न्यू पॉलिटिकल मैप को रिवील किया है, जिसमें वो क्लेम कर रहा है नेपाल ने अपना न्यू पॉलिटिकल मैप रिवील किया है, जिसमें वो क्लेम कर रहा है कि काला पानी, लिम्पी अधूरा, लिपू लेक पास उत्तराखंड के वो उनकी टेरिटरी में आते हैं। आप देख लीजिए मैप में, ये जो नेपाल है और ये इंडिया नेपाल का बॉर्डर है, इसमें ये लिम्पी अधूरा पास इधर है, ये काला पानी है, ये लिपू लेक पास है। इसको नेपाल क्लेम कर रहा है कि उसकी टेरिटरी में आ रहा है। मोर अबाउट न्यूज़। एक्चुअली अभी क्या है कि इंडिया ने अपनी एक रोड बनाई है, कहाँ से बनाई है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड बाय इंडिया फ्रॉम धाराचूला टू लिपू लेक उत्तराखंड में बनाई है। ये रोड कनेक्ट करता है लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल को, और एक न्यू रूट को ओपन करता है फॉर कैलाश मानसरोवर यात्रा विया लिपू लेक पास। तो ये एक तरह से नेपाल का उसके लिए ऑब्जेक्शन है। ये हेल्प करेगा पिलग्रिम को टू अवॉइड द डेंजरस हाई एल्टीट्यूड रूट थ्रू द सिक्किम एंड नेपाल। जो इंडिया ने अभी न्यू रोड कंस्ट्रक्ट करी है, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को कनेक्ट करती है और एक नया रास्ता खोलती है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, जो कि लिपू लेक पास से होते हुए गुजरती है। ठीक है, और इस पे ही नेपाल ने ऑब्जेक्ट किया है। नेपाल ने इंडिया का इस एक्शन को बोला एक यूनिलेटरल एक्ट है। ये क्या है? यूनिलेटरल एक्ट है, मतलब कि नेपाल से कुछ नहीं इसके बारे में पूछा गया। जबकि अगर आप नेपाल के टेरिटरी में भी अगर कुछ काम कर रहे हो तो नेपाल का कहना है कि इंडिया को कुछ पूछना चाहिए था, लेकिन ये सिर्फ इंडिया ने अपने आप ही काम किया है। ऑल्सो जब हमने जम्मू एंड कश्मीर का भी मैप रीऑर्गेनाइज़ किया था, तो इंडिया ने अपना न्यू मैप पब्लिश किया था नवंबर 2019 में, जिसमें इंडियन टेरिटरी में काला पानी को शो किया गया। जबकि तो इसमें भी नेपाल क्लेम कर रहा है कि काला पानी तो हमारा रीजन है, तो इंडिया अपनी टेरिटरी में कैसे शो कर सकता है काला पानी को। सो न्यू मैप एंड द कंसिक्वेंट ऑब्जेक्शन फ्रॉम द नेपाल ब्रॉट द अनरिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन द 2 कंट्री अबाउट इंडो नेपाल टेरिटोरियल डिस्प्यूट। एक्चुअली इंडिया और नेपाल में मेनली डिसएग्रीमेंट है इन 3 रीजन्स में, तो है काला पानी, लिपू लेक, लिम्पी अधूरा, जो कि ये उत्तराखंड में है। एक और रीज़न पे है कि सुस्ता बिहार रीजन पे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा टेरिटोरियल डिस्प्यूट है वो काला पानी के एरिया पे है, क्योंकि ये 37,000 हेक्टेयर एरिया का कवर करता है, जो कि हाई हिमालयज़ में है। इट इज़ लोकेटेड इन द ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर। जैसे ये हमारा अगर उत्तराखंड है और इसके साथ ही ऐसे नेपाल लगता है, तो ये ईस्टर्न मोस्ट एरिया पे है। कौन सा? काला पानी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये एक तरह का ट्राई जंक्शन पॉइंट है इंडिया, नेपाल और चाइना के बीच में। ठीक है, तो सुस्ता जो बिहार में है वो रिवर गंडक है, ये रिवर गंडक है और यहीं के पास सुस्ता है। ठीक है, यहाँ पड़ता है। जिस चेंजिंग कोर्स ऑफ, देखो जो रिवर्स है ना, वो अपने कोर्स चेंज करते रहते हैं। एक्चुअली जो इंडिया और नेपाल के बीच में ना कोई पर्टिकुलर ऐसे बॉर्डर डिमार्केट नहीं हुआ है, ओपन बॉर्डर है इंडिया और नेपाल के बीच। तो मेनली हम एक रिवर्स हैं उन्हीं को एक एज एन बॉर्डर को हम डिफाइन करते हैं। लेकिन अब जो रिवर्स हैं वो अपना कोर्स बदलती रहती है, जिस वजह से ये इशू क्रिएट होता रहता है 2 कंट्रीज़ के बीच में। नेपाल क्या करता है, जो 1816 हमारी ट्रीटी ऑफ साउगली हुई थी, उसी को एक एग्रीमेंट, ओनली ऑथेंटिक एग्रीमेंट मानता है कि यही हमारा इंडिया और नेपाल के बीच में जो कंसीडर करता है 1816 ट्रीटी ऑफ साउगली। अंडर द प्रोविजन ऑफ साउगल ट्रीटी ऑफ द 1816 नेपाल ने सिक्किम, कुमाऊं, गढ़वाल और वेस्टर्न तेराई रीजन को लॉस कर दिया था, और रिवर मेची जो था वो ईस्टर्न बॉर्डर बन गया था इंडिया के साथ, और जो रिवर काली है वो डिमार्केट हो गया था एज द नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर। तो आप देख रहे हो इंडिया और नेपाल के बीच में रिवर्स एक्ट कर रही हैं, एक बॉर्डर के रिवर एक्ट एज अ बॉर्डर। तो जब भी अगर कोई रिवर्स अपना कोर्स चेंज करती हैं तो वो एक इशू बन जाता है इंडिया और नेपाल के बॉर्डर डिस्प्यूट का। ट्रीटी ऑफ साउगली ऑल्सो डिफाइंड गंडक एज द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल। और ट्रीटी ऑफ साउगली डिफाइन करते हैं कि गंडक जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री है इंडिया और नेपाल के बीच में। नेपाल कंसीडर करता है द सोर्स ऑफ काली रिवर नियर लिम्पयुद्रा विच इज हायर इन एल्टीट्यूड देन रेस्ट ऑफ द रिवर। दस ऑल द एरियाज लिम्पयुद्रा, लिपू लेक एंड द काला पानी आर कंसीडर टू बी द ईस्ट ऑफ द रिवर काली। नेक्स्ट, इंडिया करता है कि जो बॉर्डर बिगिन होता है वो काला पानी के लिए पे होता है, विच इंडिया से इट विल द रेयर द रिवर बिगिन्स। तो उस रिवर की वजह से इंडिया बोल रहा है कि वो मेरा पार्ट है और नेपाल बोल रहा है कि वो मेरा पार्ट है। काली ओरिजिनेट होती है स्प्रिंग बिलो द लिपू लेक पास। लिपू लेक पास से काली ओरिजिनेट होती है, और साउगली ट्रीटी डज नॉट डिमार्क द एरियाज नॉर्थ ऑफ द। जो साउगली ट्रीटी ने नॉर्थ के एरियाज
का कोई डिमार्केशन नहीं किया हो। एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू रिकॉर्ड अगर हम 19वीं सेंचुरी के देखा जाए तो काला पानी इंडिया साइड में है एंड काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ द पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट नाउ इन द उत्तराखंड। और काला पानी जो कि पिथौरागढ़ का डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर का एक पार्ट है जो कि उत्तराखंड में, तो इसलिए वो इंडिया बोलता है कि ये मेरा पार्ट है। इंडिया कंट्रोल कर रहा है इस टेरिटरी को सिंस 1950 एंड बिल्ट अदर इंफ्रास्ट्रक्चर हेयर। और उसने पहले भी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया, यही नहीं कि अभी वो कोई रोड बना रहा है, वो पहले भी उसने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। बिसाइड कंडक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिप्लॉइंग मिलिट्री फोर्सेज अप टू द बॉर्डर पास विद द चाइना। और साथ में उसने चाइना, क्योंकि वो ट्राई जंक्शन है पॉइंट, तो उसने इंडिया ने अपने सैनिक को भी खड़ा करा है चाइनीज सोल्जर्स के अगेंस्ट। चाइना इन 2015 स्टेटमेंट ऑल्सो रिकग्नाइज इंडिया सॉवरेनिटी ऑफ। हाइवर चाइना भी इस चीज़ को एग्री करता है कि जो काला पानी है उस पर इंडिया की सॉवरेनिटी है। ठीक है, अब हमारा ये ऐसा इशू क्यों आ रहा है, मतलब कि इतना जैसे इंडिया और नेपाल का तो हमारा इतना अच्छा रिश्ता है, अगर किसी के साथ हमारा नेबरिंग कंट्री में जिसके साथ हमारा सबसे अच्छा रिश्ता है तो वो एक नेपाल को गिना जाता है। आगे ऐसा क्यों है कि हमारे साथ ऐसा क्यों इतना बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहा है। चाइना सबसे बड़ा फैक्टर है। अभी क्या नेपाल में देखना चाह रहा है कि नेपाल का जो इन्फ्लुएंस है, चाइना का इन्फ्लुएंस की वजह से नेपाल हमारे साथ ऐसा कर रहा है, क्योंकि चाइना आपको पता है ये इंडिया है, ये चाइना है, इसके बीच में जो नेपाल है वो इन दोनों के बीच में पड़ता है। अगर इंडिया नेपाल के रिलेशन अच्छे होते हैं तो हमें फ़ायदा है, लेकिन अगर नेपाल को अगर हम इंडिया वाले उनको फ़ायदा नहीं देते तो नेपाल कहाँ चला जाता है, चाइना की तरफ, जिससे इंडिया को नुकसान है। समझ में मेरी बात आ रही है आपको, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो ये दिक्कत है। अब चाइना ने क्या करी है, पोर्ट फैसिलिटीज़ भी नेपाल में खोली है और वो प्रोवाइड कर रहा है एसएस किसका, ट्रांस हिमालय रेलवे का भी, जिससे नेपाल की जो डिपेंडेंसी है इंडिया पे वो कम हो रही है। ठीक है, इस वजह से। दूसरा, इंटरप्रिटेशन ऑफ बाउंड्री। हमारा जो डिस्प्यूट है मेनली, क्योंकि वो मेनली रिवर के कोर्स की चेंज की वजह से हो रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि रिवर कहाँ से जा रही है। बिग ब्रदरली एटीट्यूड, इंडिया ने हमेशा बिग ब्रदर एटीट्यूड टुवार्ड्स नेपाल शो किया है, विच इसकी वजह से नेपाल में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ गई है। और नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स, मतलब कभी तो नेपाल प्रो इंडियन है और कभी नेपाल एंटी इंडियन हो रहा है। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं इंडिया नेपाल बॉर्डर में है क्या एक्चुअली। जो इंडिया और नेपाल है उसमें हम 1800 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम के होकर जाती है। हमने एक 1950 में एक ट्रीटी साइन करी थी, पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी। पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी के तहत ही हमारा क्या है, हम ओपन बॉर्डर को शेयर करते हैं। ओपन बॉर्डर का मतलब है कि फ्री और अनरेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, लोग भी अपना जा सकते हैं, आ सकते हैं बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, बिना किसी वीज़ा के। इवन मैं भी नेपाल गई हूँ तो बिना कोई चेकिंग नहीं है, विदाउट रेस्ट्रिक्शन आप उधर जा सकते हो। वंस बॉर्डर हैज़ लेड टू द बेटर सोशल एंड, और इससे हमारी ट्रेड कनेक्टिविटी है, सोशल कनेक्टिविटी अच्छी है। तो इसमें क्या बोलते हैं, रोटी बेटी का रिश्ता बोलते हैं, किसमें, इंडिया और नेपाल के बीच में। तो अब हम कंक्लूज़न यही है कि हमें काला पानी डिस्प्यूट को जल्दी से रिजोल्व कर लेना चाहिए डिप्लोमेटिक रिलेशन के साथ, और हमें इसको रिजोल्व करने के लिए अगर है तो जॉइंट बाउंड्री डिमार्केशन कमेटी को सेटअप करना चाहिए। जॉइंट बाउंड्री डिमार्केशन कमेटी को सेटअप करना चाहिए। बोथ द कंट्रीज वो साइंटिफिकली स्टडी द मैप्स एंड केम टू अ कंक्लूजन डिप्लोमेटिकली। सो गाइस, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान इशू। अभी क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट है, उसने ऑर्डर किया है गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन पे, और इसमें इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट आया इसके अपोजिशन पे। और देख लेते हैं न्यूज़ में ये आखिर क्यों था। पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अप्रूव कर दिया फेडरल गवर्नमेंट की प्ली को कि टू अमेंड गवर्नमेंट ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान ऑर्डर 2018। इससे क्या होता है, जो फेडरल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, एक केयर टेकर गवर्नमेंट को सेटअप करेगी, कहाँ पे, गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन में, और वहाँ पे प्रोविजनल असेंबली इलेक्शंस करवाएगी। एक बार हम ना एक बार मैप देख लेते तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद देखिएगा, ये अपना जम्मू कश्मीर है, ठीक है, ये हमारा जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है, ये अक्साई चीन जो कि चाइना ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, ये सारा पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड करते हैं, और इसका ये गिलगिट बाल्टिस्तान इशू है। ठीक है, ये अपनी LOC है, और ये जो एरिया है ना, ये एरिया चाइना को दे दिया गया, किसने, पाकिस्तान करता रहता है ये हरकतें। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, तो हम यही पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फेडरल गवर्नमेंट की प्ली को एक्सेप्ट कर लिया, और अब क्या करेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वहाँ की, पाकिस्तान की, वो एक केयर टेकर गवर्नमेंट कहाँ पे सेटअप करेगी, गिलगिट बाल्टिस्तान में, और वहाँ के असेंबली इलेक्शंस को कंडक्ट करेगी। अब इंडिया ने बोला है कि ये तो सारा हमारा इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, that union territories of Jammu Kashmir and the Ladakh including area of Gilgit and Baltistan are the integral part of India। तो इंडिया, अब जो ये इंडिया के पार्ट है तो वो इंडिया संभाल लेगी, तुम कैसे कंडक्ट कर सकते हो इलेक्शंस।
ठीक है। अब गिलगित बाल्टिस्तान के रीजन के बारे में देख लेते हैं। रीजन जो था पहले प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था। अब ये पाकिस्तान के कंट्रोल में कब से है? 4 नवंबर 1947 से है। तब जब क्या हुआ था, इसमें जो पाकिस्तान की आर्मी और जो मिलिटेंट ग्रुप था उन्होंने कश्मीर को इन्वेड किया था, तब से ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है। उसके बाद इसको रीनेम कर दिया था नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान को, किसको? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को, सॉरी इसके गिलगित बाल्टिस्तान रीजन, और इसको डायरेक्ट कंट्रोल में कर दिया था पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट को थ्रू कराची एग्रीमेंट 1949। ठीक है गाइस, थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लेना, ये पूछ सकते हैं। फिर गिलगित बाल्टिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर 2019 में नॉर्दर्न एरियाज़ को गिलगित बाल्टिस्तान बोलने लगे। ठीक है। इट प्रोवाइडेड फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अ काउंसिल। 2009 ऑर्डर वाज रिप्लेस बाय द गिलगित बाल्टिस्तान ऑर्डर 2018। अब 2018 ऑर्डर क्या बोल रहा है कि जो गिलगित बाल्टिस्तान को है इसको 5th प्रोविंस बनाने की सोच रहा है। अभी तक पाकिस्तान में 4 प्रोविंस हैं, कौन? बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध। ठीक है। अब वो चाह रहा है कि हम जो गिलगित बाल्टिस्तान को 5th प्रोविंस बनाएं और इसको हम रेस्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट के साथ इंटीग्रेट करें बाय लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। हाउएवर 2018 ऑर्डर ग्रांट्स ओनली लिमिटेड फंडामेंटल राइट्स टू पीपल ऑफ द गिलगित बाल्टिस्तान एंड डज नॉट ग्रांट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द गिलगित बाल्टिस्तान रीजन। हाउएवर 2018 के ऑर्डर में इसको 5th प्रोविंस बनाने की बात की गई है, लेकिन अभी तक उसको कोई लिमिटेड राइट्स ही दिए हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस नहीं दिए हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या है इतना गिलगित बाल्टिस्तान के रीजन पे, ऐसा क्या इम्पोर्टेंस है? इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि ये इससे हम ये देखिए, इससे हम और कंट्रीज़ के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इधर सेंट्रल एशियाई कंट्रीज़ होगी, इधर चाइना हो गया, इधर अफ़गानिस्तान हो गया, तो इन सब का कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। लार्ज टेरिटरी है। टेरिटरी ऑफ द गिलगित बाल्टिस्तान मोर देन द 5 टाइम्स लार्जर देन द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इट कंसिस्ट ऑफ 2 एथनो जोग्राफिकल डिस्ट्रिक्ट टेरिटरी बाल्टिस्तान विच इज़ अ पार्ट ऑफ लद्दाख एंड द गिलगित। वाटर एनर्जी सिक्योरिटी है, ये इसमें वाटर और एनर्जी रिसोर्सेज बहुत है, क्योंकि इंडस जब पाकिस्तान में एंटर करते हैं उससे पहले वो गिलगित बाल्टिस्तान से होके ही गुजरती है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, और यहाँ पे जो इंडस रिवर है वो एक बहुत बड़ा सोर्स है किसका? हाइड्रोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि इंडस रिवर बहुत ज़्यादा बड़ी है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी है। आपको पता भी होगा इंडस ट्रीटी 1960 में साइन की गई थी, उसमें शेयरिंग ऑफ इंडस रिवर वाटर के बारे में हुआ था कि कैसे इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिलके उनका पानी शेयर करेंगे इंडस रिवर का। तो इसलिए ये एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक का काफ़ी पोटेंशियल है। चाइना की इंटरफेरेंस, अब चाइना पाकिस्तान में इकोनॉमिक कॉरिडोर बढ़ रहा है, जो कि पास होएगा कहाँ से? गिलगित बाल्टिस्तान में। इसलिए मेकिंग इंडिया मोर रिलक्टेंट टू ज्वाइन मल्टीनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय द चाइना। ठीक है गाइस, होप्स आपको समझ में आ गया गिलगित बाल्टिस्तान का इशू क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं, नॉन अलाइन मूवमेंट। आज बस ये एक और न्यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ही आपके पास नेक्स्ट लाऊंगी मैं। नॉन अलाइन मूवमेंट, तो नॉन अलाइन मूवमेंट है क्या? पहली बात, नॉन अलाइन मूवमेंट जब कोल्ड वार हुआ था किस किस के बीच में? यूएस और यूएसएसआर। पहले जो रशिया था वो यूएसएसआर बोलते थे, तो यूएस और यूएसएसआर के बीच में जब वॉर हुआ था, कोल्ड वार हुआ था, तो हर कंट्री क्या कर रही थी? या तो कोई यूएस के पास जा रही थी या कोई यूएसएसआर के साथ मिलकर जा रही थी। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी हो रही थी जो इंडिपेंडेंट रहना चाह रही थी कि नहीं, हम किसी को ज्वाइन नहीं करेंगे, वी आर सॉवरेन एंड वी वुड बी लाइक टू बी एन इंडिपेंडेंट। सो उन कंट्रीज़ ने क्या करा था? एक नॉन अलाइन मूवमेंट बनाया था कि हम किसी को भी नहीं अलाइन करेंगे। दैट इज़ द नॉन अलाइन मूवमेंट, दैट्स इट। ठीक है। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने अभी जो नॉन अलाइन मूवमेंट की ऑनलाइन समिट हुई है उसमें पार्टिसिपेट किया, किसके? इंडिया के पीएम ने। देखो कोविड के चलते सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है, तो ऑनलाइन ही समिट उसने इंडिया के पीएम ने अटेंड किया है। अब लास्ट ईयर भी हुई थी, अज़रबैजान में हुई थी, उसमें वेंकैया नायडू जो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने अटेंड की थी। अभी हम पढ़ेंगे वो भी नीचे। न्यूज़ देख लेते हैं। जो इसके बाद थीम है वो यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड है, इसके बारे में हुआ है। टू प्रमोट द इंटरनेशनल सॉलिडारिटी इन फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 पैंडेमिक। होस्ट किया है इसके प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ अज़रबैजान ने इसको होस्ट किया। करंट चेयरमैन है जो कि नाम की ग्रुपिंग के नाम लीडर्स अनाउंस क्रिएशन, नाम के लीडर्स ने बोला कि हम टास्क फोर्स को क्रिएट करेंगे टू आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट ऑफ मेंबर कंट्रीज थ्रू आर कॉमन डाटाबेस रिसीव देयर बेसिक मेडिकल सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियन नीड इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। अब नाम मूवमेंट है क्या? मैंने बताया आपको, एक कोल्ड वार के ड्यूरिंग बना था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दैट डिड नॉट फॉर्मली अलाइन देमसेल्फ आइदर विद द यूएस और द सोवियत बट सॉट टू रिमेन इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल, जो न्यूट्रल रही थी कोल्ड वार के ड्यूरिंग। ठीक है। ओरिजिन कहाँ हुआ था इसका? एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस 1955 में बनी थी। बांडुंग जो ये जगह है इंडोनेशिया में, एशिया जो नाम है वो बांडुंग प्रिंसिपल्स के ही बेस पे काम करती है। ओरिजिन कहाँ हुआ था इसका? एशिया अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस।
नाम की जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1961 में हुई थी, द बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस। ये अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडिया, यूगोस्लाविया, इजिप्ट, घना और इंडोनेशिया में। इसके 120 मेंबर्स होते हैं, 120 मेंबर्स हैं इसमें, कंप्राइजिंग 53 कंट्रीज़ की अफ्रीका की हैं, 39 एशिया से हैं, 23 लैटिन अमेरिका की हैं, 2 यूरोप की हैं, 17 कंट्रीज और 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नाम में ऑब्जर्वर हैं। देखो कुछ मेंबर कंट्रीज़ होते हैं, कुछ ऑब्जर्वर कंट्रीज़ होती हैं। जो ऑब्जर्वर कंट्रीज़ होते हैं उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। की प्रिंसिपल क्या है हमारे नाम के? 5 प्रिंसिपल्स हैं। कितने? 5 प्रिंसिपल हैं नाम के, जिसको हम पंचशील बोलते हैं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे हम ईच अदर, टेरिटोरियल इंक्यूरिटी की एंड सॉवरेनिटी। नॉन इंटरफेयर, कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे किसी की मिलिट्री और इंटरनल अफेयर्स में। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड द इकोनॉमिक कॉपरेशन। अब रेलेवेंस क्या है नाम का? रेलेवेंस क्या है कि पीएम ने पिछली 2 समिट्स को अटेंड नहीं किया है, जो कि वेनेजुला में 2016 में हुए थे और अज़रबैजान 2019 में। अगर आपने लास्ट ईयर के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि 2019 अज़रबैजान में हुई थी, जिसको पीएम ने अटेंड नहीं किया था। और वहाँ हमारे किसने अटेंड किया था? प्रेसिडेंट ने अटेंड किया, वाइस प्रेसिडेंट ने अटेंड किया था, दैट इज़ वेंकैया नायडू ने। इन दिस कॉन्टेक्स्ट फॉलोइंग कैन बी सीन। हमने ये देखा कि वर्ल्ड को हमने एमरजेंस ऑफ अ न्यू ग्लोबल ऑर्डर करना है। अगर पोस्ट कोविड के बाद हमको दोबारा उसको एक ग्लोबल ऑर्डर में हमको बनाना है, टू बिकम एन इंडिपेंडेंट पोल इन द ग्लोबल अफेयर्स। न्यू इंटरेस्ट इन नाम इज़ नॉट अ थ्रोबैक टू, देखिए नाम का इसका मतलब नहीं है कि वो एंटी वेस्टर्न आइडियोलॉजी, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ बेस्ड ऑन द बेट दैट नाम रिमेन्स अ क्रिटिकल डिप्लोमेटिक फोरम फॉर परस्यूट ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल रिजल्ट। वर्ल्ड इज़ मोर इंटरकनेक्टेड एंड द इंटरडिपेंडेंट देन एवर। वर्ल्ड अब ज़्यादा एक दूसरे से इंटरकनेक्ट और इंटरडिपेंडेंट है पहले से ज़्यादा। क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, पॉवर्टी, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, ये सब अब देखो अगर चाइना है, चाइना में अगर कोरोना ओरिजिनेट हुआ है, अब हम सारी कंट्रीज एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट, तभी तो सब कंट्रीज में फैल गया। इसलिए बोलते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड है वो इंटरकनेक्टेड है और इंटरडिपेंडेंट है। तो अ डेमोक्रेटिक, इफेक्टिव, फ्लेक्सिबल, क्रेडिबल, ट्रांसपेरेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन लाइक NAM इज इम्परेटिव फॉर 21st सेंचुरी वर्ल्ड टुडे। सी वर्ल्ड, ऐसे जो कुछ वर्ड्स होते हैं ना, ये आप अपनी आंसर राइटिंग में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। किसी भी लाइन में आप इसको यूज़ कर सकते हो, लाइक डेमोक्रेटिव, इफेक्टिव, फ्लेक्सिबल, क्रेडिबल, ट्रांसपेरेंट, रिप्रेजेंटेटिव, मल्टीलेटरल। तो ये वर्ड्स अच्छे होते हैं, तो आप इनको पढ़ा करो सो दैट आप इनको आंसर राइटिंग में यूज़ करो। हाईलाइट क्या है कि अब हमने, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने एड्रेस किया है नॉन अलाइन मूवमेंट को, तो इनके हाईलाइट किया है, उनका हाईलाइट यही है कि हाईलाइट दैट डेमोक्रेसी, डिसिप्लिन, डिसिसिवनेस, 3 वर्ड्स, इनको टुगेदर आना पड़ेगा सो दैट हम टू क्रिएट जेन्युइन पीपल्स मूवमेंट टू फाइट कोविड-19। वी कॉल्ड फॉर प्लेटफॉर्म फॉर नाम कंट्रीज टू पूल एक्सपीरियंसेस, बेस्ट एक्सपीरियंस, क्राइसिस मैनेजमेंट, प्रोटोकॉल, रिसर्च एंड रिसोर्सेज। हमें अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस देनी है सो दैट हम कोविड से लड़ सकें, ठीक है। स्टेटिंग जो नाम है वो वर्ल्ड की मोरल वॉइस है। ही कॉल्ड फॉर इंक्लूसिव एंड कोऑपरेटिव ग्लोबल रिस्पॉन्स। उन्होंने बोला कि जो टेररिज्म है, फेक न्यूज़ है, या जो भी वीडियोस, ऐसी वीडियो जो कि कम्युनिटीज़ को डिवाइड करती हैं, वो ज़्यादा डेडली वायरस है। पॉइंटेड आउट लिमिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल सिस्टम, स्ट्रेस ऑन द नीड ऑफ इंटरनेशनल डाटा मोड। उन्होंने बताया कि जो अभी हमारे एग्जिस्टिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो हमें इंस्टीट्यूशन को ऐसे बनाना जो कि ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो। सो जस्ट टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर को प्रमोट करना है, और सिर्फ हमें इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान नहीं देना है, हमें प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर को ध्यान देना है। और जैसे कुछ इंटरनेशनल डेज होते हैं, लाइक इंटरनेशनल डे योगा, इंटरनेशनल एलियंस या कोलिशन फॉर डिजास्टर, इन सबको हमें को इकट्ठे बनाना है। तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली देखूंगी, अगर मैं आज लाऊंगी तो आज ला सकती हूँ, नहीं तो कल तो पक्का लाऊंगी, और कल हम इंटरनेशनल रिलेशंस को ख़त्म कर देंगे, उसके बाद फिर हम इकोनॉमी पार्ट स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, और प्लीज़ सर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।